गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कवर कर लिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट होती है वो कैसी होती है? रेस्ट कंडीशन में होती है। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहता है। लेकिन हमने देखा था कि यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता जाएगा। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो उसकी रेस्ट कंडीशन में रहेगा। और इनकी पोजीशन में चेंज जब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि हम इन पर कोई फोर्स अप्लाई न करें। मींस हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना होता है। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्ट जो होते हैं या तो रेस्ट कंडीशन में होंगे या तो रनिंग कंडीशन में होंगे। मींस यदि जो ऑब्जेक्ट रनिंग कंडीशन में है तो यदि हम आइडियल कंडीशन ले, फ्रिक्शन लेस कंडीशन ले, तो उसमें क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट यदि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली मूव करता ही रहेगा क्योंकि उसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं वर्क कर रहा है। और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा। मींस इनकी टेंडेंसी क्या होती है ऑब्जेक्ट की कि जो ऑब्जेक्ट जिस वे में चल रहा है वो उसी वे में चलता जाएगा। तो यही जो इनकी क्वालिटी है ऑब्जेक्ट की ये क्या कहलाती है? इनर्शिया मींस जड़त्व। अब हम देखते हैं कि यदि हम एक एग्जांपल लें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि यदि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि एक अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क कर रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी को चेंज करता है। और वेलोसिटी में ये चेंज ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो क्या खेल रहे हैं? टेबल टेनिस पे प्ले कर रहे हैं। तो यदि एक प्लेयर टेबल टेनिस गेम में जो टेनिस की बॉल है उसे बैट पर ना हिट करते हुए कहां पर उसको हिट होती है? उसकी बॉडी के ऊपर हिट होती है तो वो उसे हर्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उस बॉल का जो साइज है वो भी कम है, उसकी वेलोसिटी भी कम है। मींस यदि बॉल का साइज कम है तो उसका वेट भी कम है। वेट मींस उसका मास भी कम है। लेकिन यदि हम देखें कि यदि कोई प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं और एक क्रिकेट के प्लेयर जिसकी बैटिंग है वो बॉल पे क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। तो ये बॉल जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और किसी प्लेयर को हिट करेगी तो ये उसे हर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉल है उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है और साथ में उसका मास भी ज्यादा है, वो काफी हेवी वेट की है। मींस यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि मूव कर रहा है तो उसके मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंस प्ले रोल करता है ना, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि उसके मास और उसकी वेलोसिटी उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करेगी कि वो कितनी इंटेंसिटी से आगे वाले पर्सन को हर्ट करता है। यदि हम देखें कि एक ट्रक है जो रोड के साइड पर रेस्ट कंडीशन में है, उसका मास काफी ज्यादा है लेकिन वो रेस्ट कंडीशन में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर यदि हम इसे माने के लिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है और कोई पर्सन इसके बीच में आता है तो यदि उनकी एक दूसरे से क्या हो, टक्कर हो या एक्सीडेंट हो तो काफी वो हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास काफी ज्यादा है, वेलोसिटी कम है लेकिन उसका मास काफी ज्यादा है। मींस क्या होगा यहाँ पर? मास का जो सिग्निफिकेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसीलिए यहाँ पर एक नया हमें कॉन्सेप्ट लाना पड़ा मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम जो हमारा p होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू v। मींस क्या हो रहा है कि जो हमारा जो मोमेंटम p है वो इक्वल टू क्या होगा? m इंटू v। मींस हमारे मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। अब इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी? देखिए जो हमारा मास होता है, मास मींस वेट, उसे हम किसमें मेजर करते हैं? केजी या ग्राम में। तो हम इसे लेंगे केजी में। जो हमारा मास है वो किसमें रहेगा? केजी में। और जो हमारी वेलोसिटी रहेगी वो क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम मींस यदि हमने कोई डिस्टेंस ट्रैवल की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये हमारी वेलोसिटी कहलाती है। तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसके लिए जो हमारे मोमेंटम की यूनिट होगी, ऐसा यूनिट वो क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो अभी हमने देखा मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू m इंटू v, जो मोमेंटम में जो चेंज है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसके प्रोपोर्शन में होगा, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन के सेम होगा। अब यहाँ पर हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो यहाँ पर दो मोमेंटम की बात होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे u से, और हमारी फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि चेंज इन मोमेंटम, यदि हम इस लॉ को मैथमेटिकली देखें तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा किसके, p2 माइनस p1 के, क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए। तो जो हमारा ज्यादा वाला मोमेंटम कौन सा रहेगा, सेकेंड वाला। क्यों, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी का है। तो हम p2 में से p1 को माइनस कर देंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा p2 होगा वो क्या होगा, mv होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की बात होगी, माइनस होगा इनिशियल वेलोसिटी mu। अब यहाँ से m हम कॉमन ले लेंगे और हमारा ब्रैकेट में बचेगा v माइनस u। ये हो गया है, तो ये हमारा किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम। अब हम देखते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके प्रोपोर्शन में होगा। अभी तक तो हमने m इंटू v माइनस u किया, लेकिन ये डिवाइड किससे होगा, टाइम से होगा। अब हम देखते हैं कि यदि हम इस पे फोर्स अप्लाइड करते हैं तो ये फोर्स डायरेक्टली हमारे किसके प्रोपोर्शन में है, चेंज इन मोमेंटम टू द टाइम, m इंटू v माइनस u अपॉन t। अब हमने देखा था लास्ट जो हमने चैप्टर कवर किया मोशन, उसमें हमने देखा जो हमारी एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मींस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो हम v माइनस u क्या है, हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t लिया है, तो v माइनस u अपॉन t को हम a लिख सकते हैं। a स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन। तो हमारा f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, m into a। अब हम देखते हैं कि जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाया जाता है तो उसके प्लेस पे एक हमें कांस्टेंट लेना होता है। तो यहाँ पर हम इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं k। इस k की वैल्यू जनरली हम 1 लेते हैं। जब हम k की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें फाइनली जो इक्वेशन मिलेगी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, वो मिलेगी F इक्वल टू ma। यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, यही हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हमने हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कवर कर लिया।